अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। चलिए जी स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम अपने दो सेकंड चैप्टर है मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग, उसी को ही देख रहे थे। पैरेलल प्रोसेसिंग जो मैसेज पासिंग टेक्निक्स है उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं अपना। जैसे कि मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे, प्रीवियस लेक्चर था आपका शेयर्ड मेमोरी प्रोग्राम्स, और उसमें हम कुछ फार्मूलाज वगैरह हमने देखा था और कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह को देखा था कि एल्गोरिथम्स में कॉम्प्लेक्सिटी आती है जो भी आपकी मैसेज पासिंग कंप्यूटिंग है उसमें। आज है हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन टाइम ऑफ ब्रॉडकास्ट गैदर। Notwithstanding our comments about theoretical analysis, let us look at broadcast gather operations and their complexity. Almost all problems require data to be broadcast to processes and data to be gathered from the processes. ऐसा ही होता है कि जो भी हम ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, देखिए भी एक पैकेट मैंने सेंड किया, वो सबको चला गया, ठीक है, ब्रॉडकास्ट हो गया। तो फिर उसका जो डाटा है उसको हम गैदर कर सकते हैं। कहाँ से गैदर करें? अपने प्रोसेसेस से ना। बात किस चीज़ की करें? हम इंटरनल सिस्टम की बात करें तो प्रोसेसेस की बेस पे काम करेंगे। जो भी प्रोसेसेस है वो उसी से ही हम डाटा को गैदर करेंगे, और जहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड होगा उस पैकेट्स को हम क्या कर देंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे। और मतलब किसको? प्रोसेसेस को। मोस्ट सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट प्रोवाइड फॉर ब्रॉडकास्ट एंड गैदर। सो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको दोनों रिक्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ब्रॉडकास्ट और गैदर दोनों होते हैं। द एक्चुअल एल्गोरिथम यूज्ड विल डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर ऑफ द मल्टी कंप्यूटर. In the past, the programmer might have been given some knowledge of interconnection architecture, जैसे कि mesh etc. आप लोगों ने टोपोलॉजीज देखी हुई है, mesh से रिलेटेड उसी की फॉर्म में होता था। पास्ट कंप्यूटर्स इस बेस पे काम करते थे। बहुत सारी वायरिंग वगैरह का सिस्टम जो था इसमें होता था, and being able to take advantage of it, but nowadays this is usually hidden from the programmer. सो अब जो बेस एडवांटेजेस है कि अब जो हम यूज़ कर रहे हैं ये प्रोग्रामर्स के लिए हिडन है, मतलब वो इस चीज़ को हाइड कर देते हैं। प्रोग्रामर इस चीज़ को लाइक ये कह लें कि अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि जितनी ही आपकी प्रोग्रामिंग एफिशिएंट हो, फास्ट हो, कोड कंसाइज हो, लेकिन उसकी जो आउटपुट रिजल्ट है वो अच्छा मिले। इन दिस टेक्स्ट वी कॉन्सेंट्रेट अपॉन यूजिंग क्लस्टर। सो हम फिर किस चीज़ के कॉन्सेप्ट को लाते हैं कि जी हम क्लस्टर्स यूज़ करें। अगेन द एक्चुअल इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर विल बी हिडन फ्रॉम द यूज़र। जी हाँ जी, हिडन में देखे प्रोग्रामर यहाँ पे भी जो काम कर रहा है किस चीज़ को हाइड कर रहा है? कोड को ही हाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे किसको हाइड किया जा रहा है? किसको? आपके जो यूजर्स हैं उसको हाइड किया जा रहा है। उसको जो कोड है एक्चुअली आपका स्ट्रक्चर है वो शो नहीं किया जाता। So much more likely to provide full simultaneous connection between pairs of computer using switches. In the distant past, Ethernet used a single wire connecting all computers. जो भी हम इसमें हम switches होती है ना, switches किस फॉर्म में काम करती है? जो भी वायर डायरेक्ट है हमने अटैच करनी होती है किस सिस्टम के साथ? स्विच के साथ। Broadcast on a single Ethernet connected could be done using a single message that read by all the destination on the network simultaneously. ऐसे ही है भाई, दो तरह के स्विचेस होते हैं, एक होता है एक्टिव स्विच और एक होता है पैसिव स्विच। अब एक्टिव स्विच को तो सेंस होती है कि पैकेट एक्चुअली किस जगह पे ब्रॉडकास्ट करना है, लेकिन जो पैसिव स्विच होता है उसको एक्चुअली सेंस नहीं होती। वो क्या करता है, जो भी पैकेट आता है उसने सारी अपनी जो डेस्टिनेशन है, रेसिपिएंट होते हैं लाइक आपका रिसीवर्स होते हैं, उनको पैकेट ब्रॉडकास्ट कर देना होता है। ईथरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड फॉर दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सो आपको ये किस कौन सी वायर है? ईथरनेट प्रोटोकॉल। ईथरनेट वायर है तो ईथरनेट का प्रोटोकॉल ही यूज़ करेंगे किसके पर्पज़ के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। ब्रॉडकास्ट शुड बी वेरी एफिशिएंट एंड जस्ट रिक्वायर अ सिंगल मैसेज। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है टी कम्युनिकेशन प्लस टी स्टार्टअप, जो स्टार्टअप टाइम है, प्लस वी डब्ल्यू टी डाटा। तो अब इसके अंदर क्या है? इसका डाटा अवेलेबल है विद एन ओ वन, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्सिटी का था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये, मैंने अभी आपको बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने पीछे रिव्यू किया हुआ है। फॉर वन डाटा आइटम, यहाँ पे वन है तो मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी किसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक डाटा आइटम की कर रहे हैं। फॉर डब्ल्यू डाटा आइटम इट वाज क्या होगी?
1 के लिए अगर ये है तो कॉम्प्लेक्सिटी W के लिए क्या होगी, O इंटू डब्ल्यू, ठीक है, उससे 1 की जगह पे W आ गया। तो यहाँ पे ये W डाटा जो है वो एड अप हो रहा है। ऑफ कोर्स मोस्ट क्लस्टर्ड कंप्यूटर्स विल यूज अ वैरायटी ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर्स and the convenient broadcast medium available in a single ethernet will not generally be applicable. Typically messages are sent from the originating computers to multiple destinations. ऐसा ही होता है जब हम पैकेट ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं वो मल्टीपल डेस्टिनेशंस तक पहुंचता है। देन मैसेज देन जो मैसेज सेंड किया जा रहा है ऑन द मल्टीपल डेस्टिनेशन, वंस अ मैसेज अराइव्स एट द डेस्टिनेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू 1 to n फैन आउट ब्रॉडकास्ट का, ठीक है। जब वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो किस फॉर्म में पहुंच जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 to n फैन आउट ब्रॉडकास्ट कॉल। ये नीचे डायग्राम है उसमें दिखाया गया है, where the same message is sent to each of the destination in turn as shown in figure 2.15. the same construction will be necessary for gather. यही हमने ब्रॉडकास्ट के लिए और यही वाली जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने गैदर के लिए करनी है। दो चीजें थी ना, ब्रॉडकास्ट और गैदर, except that the message pass in the opposite direction. In either case the limiting factor will be whether the message sent or received as a sequential leading to, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे सेंड होगा, सिक्वेंशियल फॉर्म में डाटा जो है वो सेंड हो रहा है, मतलब टू और रिसीव हो रहा है। टी कम्युनिकेशन एन है ये चीज, एन 1 to n। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टी स्टार्टअप है, डब्ल्यू टी डाटा वही। अब इसी के अंदर ही एक वर्ड ऐड कर दिया है एन। एन यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है, ओ एन, ठीक है। अब यहाँ पे 1, अब ओ डब्ल्यू की जगह पे एन हम लेंगे, ओ एन कम्युनिकेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर वन सोर्स कनेक्टिंग टू द एंड डेस्टिनेशन, मतलब कि जो सोर्स कनेक्टेड है किस डेस्टिनेशन के साथ, नंबर ऑफ एंड डेस्टिनेशन, वो नंबर ऑफ एंड डेस्टिनेशन है। वी आर एज्यूम डैट दी मैसेजेस एट ईच लेवल, हम यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं जो भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं हर एक लेवल के ऊपर अकर एट द सेम टाइम, सेम टाइम के साथ ही जा रहे हैं, ठीक है। सिक्वेंशियल है, सिक्वेंशियल फॉर्म में जा रहे हैं, एंड डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हैं। विद ऑफ कोर्स वुड नॉट हैपन इन प्रैक्टिस। सो यहाँ पे इसकी फिगर में दिखा हुआ है 1 to n फैन और ब्रॉडकास्ट अप्लाई टू अ ट्री स्ट्रक्चर। यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर बना दिया गया 1 to n, मतलब एक सोर्स है, नंबर ऑफ एंड डेस्टिनेशन है और पैकेट क्या हो रहे हैं, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर। द कॉम्प्लेक्सिटी हेयर विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ नोड्स। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, नंबर ऑफ नोड्स हैं एट ईच लेवल एंड द नंबर ऑफ लेवल्स for a binary tree n is equal to 2 and log p levels if there are p final destination, this leads to this। अब ये वाला फार्मूला है 2 into log p स्टार्टअप, बाकी फार्मूला वही है। तो हम पहले ऊपर डायग्राम को देख लेते हैं फिर इसको नीचे आते हैं समझने के लिए। हाँ जी, 1 to n फैन और ब्रॉडकास्ट में क्या है, ये आपका सोर्स एक है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नंबर ऑफ है n है, इसको मतलब नंबर ऑफ n डेस्टिनेशन है। और जो भी डाटा सेंड हो रहा है वो सिक्वेंशियली फॉर्म में हो रहा है, मतलब पहले ये इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, मतलब ब्रॉडकास्ट सबको हो रहा है। जिसका डाटा होगा वो एक्चुअली इसको रख लेगा। और यहाँ पे नंबर n ऑफ n to n फैन और ब्रॉडकास्ट ऑन अ ट्री स्ट्रक्चर। हाँ जी, सोर्स यहाँ पे 2 इसकी फर्दर नोड्स निकल रही है, सिक्वेंशियल मैसेज इशू यहाँ पे होगा, दोनों को एट अ टाइम सेंड कर रहा है, ठीक है, दोनों को एट अ टाइम सेंड कर रहा है। तो फिर ये इसके ट्री स्ट्रक्चर बन रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए, लेकिन करना इसने यही सीक्वेंस में, अगर ये भी एक नोड है तो इसको पहले सेंड करेगा फिर इसको सेंड करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्चुअली मैसेज में इशू आएगा सिक्वेंशली का कि एक साथ वो सेंड नहीं कर रहा, लेकिन वो करना चाह रहा है। सेम हेयर, नंबर ऑफ ट्री डेस्टिनेशंस, इस वाली फॉर्म को मोर एलेबोरेट किया गया है नीचे। हाँ जी, एज्यूमिंग अगेन दी मैसेज एट ईच लेवल अकर एट द सेम टाइम, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हर जो मैसेज है वो हर लेवल पे एक साथ पहुंच रहा है, एक ही टाइम में पहुंच रहा है। इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज टू डिटरमिन द कम्युनिकेशन टाइम इफ दिस अजम्पशन इज नॉट मेड। तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे इशू क्रिएट होगा एट अ टाइम, वो सिक्वेंशली सबको डाटा नहीं सेंड करेगा, सीक्वेंसी फॉर्म में होगा और स्टेप बाय स्टेप चलेगा। वन डिसएडवांटेजेस ऑफ द बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंटेशन, ये ऊपर बाइनरी ट्री ही है,
जिसके नोड्स और एड्स लीव्स चाइल्ड्स इक्वल हों, वो आपका बाइनरी ट्री होता है। और ब्रॉडकास्ट इज डैट इफ अ नोड फेल इन अ ट्री, लेट्स सपोज करें कि ब्रॉडकास्ट में कोई भी नोड जो है वो फेल हो गई है, लाइक मतलब उसके पास डाटा नहीं पहुंच रहा, ऑल द नोड बिलो इट विल नॉट रिसीव द मैसेज। ऐसा ही है कि अगर इसमें ये वाली मेन इसकी खराब हो गई है, ये वाली, तो ये आप यहाँ तक आपका डाटा नहीं पहुंचेगा। ये वाली खराब हो गई तो ये यहाँ नहीं पहुंचेगा, चले यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं है तो इस वाले पार्ट को जो है वो डाटा नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पे जो इसका डिसएडवांटेजेस अगर होता है। इन एडिशन अ बाइनरी ट्री वुड बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन अ बाइनरी सेल। यस, डिफिकल्ट तो है, एक बार जब बन जाए तो फिर काम आपका आसान हो जाता है। जो भी चीज़ है ना उसको कंस्ट्रक्ट करने में ही प्रॉब्लम होती है। The programmer can of course achieve it with explicit coding in the process। तो यहाँ पे प्रोग्रामर को बड़े ही ध्यान से जो है वो कोड करना पड़ता है, हर चीज़ को व्यू करना पड़ता है। जी नेक्स्ट है जी डिबगिंग एंड एवेलुएटिंग पैरेलल प्रोग्राम्स एम्पिरिकली। हाँ जी, डिबगिंग के मेथड्स हैं। In writing a parallel program, we first want to get it to execute correctly। ठीक है, पहले चीज़ तो ये कि हमें ये एग्जीक्यूट जो है वो करेक्टली चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। देन वी विल बिकम इंटरेस्टेड इन हाउ फास्ट दी प्रोग्राम एग्जीक्यूट। फिर देखना कि ये कितना फास्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले तो वो करेक्टली एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर देखना कि कितना वो फास्टली काम कर रहा है। फाइनली वी वुड लाइक टू सी वेदर इट कैन बी मेड टू एग्जीक्यूट फास्टर। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। पहले देखना कि वो एग्जीक्यूट करेक्टली होना चाहिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितना फास्ट हो रहा है। अब फाइनली में हमें देखना है कि जब एग्जीक्यूट हुआ है तो उसने कितना टाइम लिया है, क्या ये फास्ट कैलकुलेट हो रहा है या फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो पहला पॉइंट है लो लेवल डिबगिंग। Getting a parallel program to work properly can be a significant intellectual challenge होता है, मतलब complex challenge है। It is useful to write a sequential version first। तो या इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक sequential version को बनाना पड़ता है बेस्ड अपॉन दी अल्टीमेट पैरेलल एल्गोरिथम। फिर उसकी बेस पे हमने पैरेलल एल्गोरिथम लगाने होते हैं। हैविंग सेड दैट पैरेलल कोड स्टिल हैज टू मेड टू वर्क। फिर उसको देखना है कि ये जो कोड है क्या ये वाकई काम करेगा या नहीं करेगा, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एरर्स इन सिक्वेंशियल प्रोग्राम्स आर फाउंड बाय डिबगिंग। जो भी एरर्स हैं फाइंड आउट हो रहे हैं सिक्वेंशियल प्रोग्राम्स के अंदर, उसको हम किस प्रोसेस में करते हैं, उसे हम डीबगिंग के जरिए जो है वो फाइंड आउट करते हैं। A common way is to instrument the code, that is to insert code that output intermediate calculated values by the program execute। देखिए, हम एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हम कंपाइल वगैरह करते हैं तो उसके दरमियान में ही आपका रन टाइम पे एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम उसको डीबग करते हैं, हमें चीज़ें प्रोसेस बता दिए जाते हैं कि यहाँ पे डीबगिंग करना है। प्रिंट स्टेटमेंट्स आर यूज टू आउटपुट द इंटरमीडिएट वैल्यूज। सो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आ रही, तो हम उसको प्रिंट की फॉर्म में बना निकाल लेते हैं, तो हम उसको रीड करके उसका डाटा व्यू कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारी एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। Similarly, techniques could be used in parallel programs, but this approach has some very significant consequences। फर्स्ट दी foremost instrumenting a sequential program makes it execute slower। हाँ जी भाई, यहाँ पे sequential program है, sequentially काम करना पड़ा, पहले वन स्टेप को करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को करो, तो ये एग्जीक्यूट क्या करवा रहा है, स्लो करवा रहा है। बट इट स्टिल फंक्शन डिटर्मिनिस्टिकली एंड प्रोड्यूस द सेम आंसर। करेगा तो सेम, लेकिन प्रोसेस आपका क्या होगा, स्लो होगा। Instrumenting a parallel programming by inserting code in the different process with certainly slow down the computational। so ये आपकी जितनी भी computational है उसको क्या कर देगा, slow down कर देगा। It also may cause the instructions to be executed in different interleaved order as generally each process will be affected differently। so अब हमें समझ नहीं आ रही, काम तो एंड पे सेम प्रोवाइड करेगा, सेम आंसर प्रोवाइड करेगा। अब हमें नहीं पता कि पहला जो फंक्शन है, पहला मॉड्यूल है, वो किस बेस पे काम कर रहा है। It is possible for a non-working program to start working after the instrumentation code is inserted, which would certainly indicate that the problem lies within the inter-process timing। so हम inter-process IPC जो टाइम है वो हमें सेट करना चाहिए
जिसकी बेस पे ये पता चल जाएगा कि ये जो कोड है इतना टाइम लेगा। हम स्केजुलिंग किस पर्पस के लिए करते हैं? स्केजुलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस किस चीज़ की? आपकी जो सीपीयू है फिर उसी बेस पे काम करेगा। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक होती है प्रीम्पशन होती है, एक होती है नॉन प्रीम्पशन। आप लोग यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट समझे मेरे से कि देखिए प्रीम्पशन और नॉन प्रीम्पशन में क्या डिफरेंस है। प्रीम्पशन में होता है कि एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी जो है वो लो है, 10 कह लें, और जो जिसकी प्रायोरिटी 1 है वो हायर प्रायोरिटी है। कुछ सिस्टम्स में हम ज़्यादा नंबर, लार्ज नंबर को कह देते हैं हाई प्रायोरिटी, कुछ सिस्टम्स में हम कह देते हैं कि लोअर नंबर वाले जो है वो हायर प्रायोरिटी। सो हम कहते हैं कि जो 1 है उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। 5 प्रोसेस चल रहे हैं, एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सबसे पहले जो है वो पहला चलेगा। लेकिन प्रोसेस 1 जो था उसका जो बर्स्ट टाइम था वो था 5। तो पहले प्रोसेस ने, सीपीयू ने क्या किया, अपना 5 वाला प्रोसेस ले लिया, प्रोसेस 1 ले लिया। लेकिन उस जैसे जैसे वो शफल करता गया उसने देखा कि प्रायोरिटी हाई 1 की होती है, तो पहले वो उसको करेगा, मतलब फोर्सली बंद कर देगा अपने लो प्रायोरिटी वाले को, किसके साथ? हाई प्रायोरिटी वाले के साथ। तो ये समझ लें कि डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं, किसी प्रोसेस को ज़बरदस्ती बंद कर देना, भाई ये तुम्हारा टर्न नहीं है, मेरा टर्न है, मैंने अपना काम करना है, उसको हम कहते हैं प्रीम्प्टिव, ठीक है। और जो नॉन प्रीम्प्टिव होता है वो ये चीज़ होती है कि एक प्रोसेस चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है, हाँ जी भाई तुम अपना काम कर लो पूरा, देन ठीक है। जैसे क्यू में लगे हैं, पहले पहली बारी है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह 1 बाय 1 काम कर लेगा। लेकिन प्रीम्प्टिव कहेगा मेरे पास अथॉरिटी है, मैंने पहले अपना काम करवाना है, तुम पीछे आओ, ठीक है। हायर प्रायोरिटी थी वो, उसका काम पहले हो गया, ठीक है। प्रीएम्प्टिव में हम फोर्सली जो काम हो रहा होता है उसको बंद कर देते हैं। हाँ जी, visualization tools, parallel computational lends themselves the visual indication of their action, and message passing software often provides visualization tool as part of overall parallel programming environment. So यहाँ पे चीज़ें हैं, टर्म्स आएंगी इसके अंदर। प्रोग्राम्स कैन बी वॉच्ड एज दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेस टाइम डायग्राम, ठीक है, एक जी स्पेस टाइम डायग्राम जिसे हम कहते हैं प्रोसेस टाइम डायग्राम। A hypothetical example shown in figure 2.17, each waiting period indicates a process being ideal. जो भी पीरियड्स वेट कर रहे हैं प्रोसेस वो आइडियल है, मतलब स्मूथ है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, जैसे सीक्वेंस था वैसे काम कर रहे हैं। ऑफन वेटिंग फॉर अ मैसेज टू बी रिसीव, जैसे उसकी टर्न आ रही है वो अपना काम कर रहे हैं, पहला फायरिंग हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ठीक है, आइडियल बेस काम कर रहे हैं, कोई इसमें चेंजेस अप डाउन्स नहीं हो रहे। सच विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हेल्प सपोर्ट इरोनियस एक्शन, ठीक है। इरोनियस क्या चीज होती है? जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि अब मेरी लिस्ट में था थर्ड वाला पैकेट, ठीक है, थर्ड वाला प्रोसेस था, थर्ड वाला पैकेट है, थर्ड वाला प्रोसेस है, उसके ऊपर उसके अंदर वैल्यू थी 5, ठीक है। वो पैकेट जो था कबूल, मतलब कि ये कह लें कि एक्सेप्ट नहीं किया रिसीवर ने, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं किया रिसीवर ने, वो कहीं पे जो है लॉस हो गया, टाइम एक्सपायर हो गया, कुछ भी रीज़न होगी, पैकेट जो है वो लॉस हो गया, किसी भी रीज़न से मिला नहीं रिसीवर को, और उसकी कोई मतलब नॉट एक्नॉलेज भेजी है उसने, तो वो पैकेट आगे मूव होता गया। फिर वो तीसरे नंबर वाला और बैच था, उसके अंदर और डाटा था, अब रिसीवर ने वो एक्सेप्ट कर लेना है। क्यों एक्सेप्ट किया उसने वो? बिकॉज उसका भी 3 लेवल था, उसका भी 3 लेवल था, तो वो गलती के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ शायद यही वाला ही मेरा पैकेट था, 3 तो है ना उसके ऊपर लेबल लगा हुआ, हालांकि सेंडर ने 3 सेंड किया था, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसने फिर आगे मूव हो के अपना जो थर्ड नंबर वाला पैकेट है और सेंड कर दिया, ठीक है। ये नेटवर्किंग की टर्म्स में भी हमने देखा था, इरोनियसली मतलब गलती के साथ एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई ये मेरा ही पैकेट है या ये मेरा ही प्रोसेस है। The event that created the space-time diagram can be captured and saved so that the presentation can be replayed without having
टू री एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। देखिए आपको जो रीप्ले हो रहा है, कोई भी कैप्चर हो रही है, लाइक डायग्राम हम प्रेजेंटेशन करने शो करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, रीप्ले कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम को री एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आल्सो टू इंसर्ट आ यूटिलाइजेशन टाइम डायग्राम। आपका जो सीपीयू है उसका यूटिलाइजेशन टाइम टाइम होता है, तो उसको जो ऊपर आपकी सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है उसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन टाइम डायग्राम, विच शोज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय प्रोसेस ऑन कम्युनिकेशन। सो यूटिलाइजेशन टाइम डायग्राम क्या होता है, वो ये बताता है कि प्रोसेस ने कम्युनिकेशन करने में कितना टाइम या कितने नंबर ऑफ टाइम वेटिंग या फिर मैसेज पासिंग या कुछ भी कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए किया है, टाइम स्पेंड किया, उसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन टाइम डायग्राम। सो सीपीयू का जितना टाइम यूटिलाइज ज़्यादा होगा उतनी ही वो प्रोसेसिंग एफिशिएंट परफॉर्म करेगा। सो इसी चैप्टर के अंदर ये टर्म्स आती हैं, ठीक है। वो आप लोगों की असाइनमेंट थी, वो मैंने इसलिए आप लोगों को बताया नहीं। एमपीआई है, पीवीएम है, वो इसी चैप्टर के अंदर ही है, तो आप लोगों को चाहिए था उसको फाइंड आउट करते। हाँ जी, ये देखें यहाँ पे ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। ये स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमारा एक्चुअली यहाँ पे क्या पर्पस है, स्पेस टाइम डायग्राम ऑफ पैरेलल प्रोग्रामिंग। ये एक प्रोसेस चल रहा है, ये दूसरा चल रहा है, ये तीसरा चल रहा है, ठीक है। पैरेलल है ना, एक साथ चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये वाली चीज वो बता रहा है कि ये नंबर ऑफ टाइम ले रहा है उसको कंप्लीट होने में, और ये चीजें बताई हैं, ये कंप्यूटिंग को कह रहा है। ये जो वेटिंग टाइम है, इस तरह जो इस तरह बॉक्स बना हुआ छोटा सा, ये मैसेज पासिंग सिस्टम रूटीन है, और जो ये एरोज है ये आपका मैसेज है। अब कंप्यूटिंग हो रही है, मतलब यहाँ तक चल रहा है। अब इधर क्या हुआ, मैसेज पासिंग सिस्टम रूटीन, ठीक है, उसने दूसरे को मैसेज सेंड करना है, ये वाला, ये आपके मैसेजेस फॉरवर्ड, ये मैसेजेस सेंड हो रहे हैं। ये किस चीज़ का डिले है, ये वेटिंग हो रहा है, मतलब जो इस तरह एम्प्टी है, इसने वेट लिया, पहले ये हुआ कंप्लीट, ठीक है, इसको सेंड किया, ये वेटिंग है, फिर ये मैसेज था, देन उसके बाद फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे मैसेज जो था उसको अगेन सेंड हो गया। मतलब कि पैरेलल में भी ऐसे ही काम कर रहे होते हैं ना, कि एक ही सिस्टम है, उसमें शेयर्ड मेमोरी है, लेकिन बात तो एक ही प्रोग्राम को हमने सब टास्क में तोड़ा है, ठीक है, और उनको डिफरेंट प्रोसेसेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि पहला प्रोसेस अपना कंप्लीट करी जा रहा है, तो हर एक पार्ट एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहा होता है, तो वो इस तरह अपना टाइम डिले जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये होती है स्पेस टाइम डायग्राम ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। हाँ जी, डिबगिंग की स्ट्रेटजीज हैं। ये वाला जो आपका जीएस्ट एट ऑल है, इस पेपर है ये, ठीक है। इस तरह जो चीज़ लिखी होती है एट ऑल, ये एक पेपर का रेफरेंस होता है। सजेस्ट एट 3 स्टेप अप्रोच टू डिबगिंग सिस्टम मैसेज पासिंग प्रोग्राम डिबगिंग के। इसने कहा कि 3 प्रोसेस है किसके अंदर, आपकी मैसेज पासिंग प्रोग्राम के अंदर, बिकॉज ये हमारा चैप्टर मैसेज पासिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड है। सो पहला इसने क्या कहा, डिबगिंग का तरीका होना चाहिए, इफ़ पॉसिबल रन दी प्रोग्राम एज अ सिंगल प्रोसेस। अगर पॉसिबल हो सके तो एक ही प्रोग्राम, मतलब एक प्रोसेस को रन करें, एंड डीबग एज नॉर्मल सीक्वेंशियल प्रोग्राम, और उसको फिर एज अ नॉर्मली सीक्वेंशियल प्रोग्राम के साथ डीबगिंग कर लें। एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम यूजिंग 2 to 4 मल्टीटास्क प्रोसेस ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आप मतलब जो प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट कराएं 2 to 4, ठीक है, मल्टीटास्क प्रोसेस को एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर। पैरेलल कंप्यूटिंग सिंगल कंप्यूटर के अंदर ही होती है ना। नाउ एग्जामिन एक्शन सच एज चेकिंग दैट मैसेज आर इंडीड बीइंग सेंट टू करेक्ट प्लेसेस, ठीक है। अब वो जो मैसेज चेक किया जा रहा है, सेंड हो रहा है, वो करेक्ट प्लेसेस तक पहुंच जाएगा और जल्दी पहुंचेगा। Very often mistakes are made with message tags and message are sent to the wrong place, ठीक है। तो यहाँ पे डिबगिंग स्ट्रेटजीज है ना, हम अपने बग्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही मिस्टेक्स के चांसेस होंगे, तो वो इसलिए कह रहा है 2 to 4 मल्टीटास्क प्रोसेसेस एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर रन करें, और उसके अंदर जो है 1 by 1 उसको चेक करें, और उसके अंदर आपकी जो भी मिस्टेक्स आएंगी वो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। Execute the program using the same 2 to 4 processes but now across several computers। अब वो क्या कह रहे हैं, वो पहले सिंगल कंप्यूटर की थी, अब हमने एग्जीक्यूट करवाना 2 to 4 सेम प्रोसेसेस को
मल्टीपल या फिर अक्रॉस सेवरल कंप्यूटर्स, डिफरेंट सेवरल कंप्यूटर्स के अंदर चलाएं, मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग करें। दिस स्टेप हेल्प फाइंड प्रॉब्लम दैट आर कॉज्ड बाय नेटवर्क डिलेज रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन एंड टाइमिंग। एक्चुअली मल्टीपल सेवरल कंप्यूटर्स के ऊपर चलाने का पर्पस क्या है, हर एक कंप्यूटर्स का अपना सिंक्रोनाइजेशन होती है, अपना क्लॉक रेट होता है, तो इससे पता चल जाएगा कि हर पीसी जो है वो कितना डिले ले रहा है अपनी कम्युनिकेशन को सेंड करने के लिए। Evaluating programs, measuring execution time, time complexity analysis might give an insight into the potential of a parallel program or algorithm and is useful in कंपेयरिंग डिफरेंट एल्गोरिथम। हम जो भी पैरेलल एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं उसको कंपेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स के साथ। अब यहाँ पे एवेल्यूएशन करवा रहे हैं प्रोग्राम्स की, तो जिसमें एग्जीक्यूशन टाइम है उसको मेजर किया जा रहा है। सो ये सेक्शन था 2.34, ठीक है, उसमें हमने देखा था ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस only when an algorithm is coded and executed on a multiple processor system will it truly known how well the program और एल्गोरिथम एक्चुअली परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम जो है इसके अंदर परफॉर्म हो सकते हैं और इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है। Like as with low level debugging, section 2.4 program can be instrumented with additional code to measure the execution time और प्रोग्राम दी elapsed टाइम, टोटल टाइम, ये सारी चीज़ें हमें देखी हुई हैं। elapsed between 2 points in the code in seconds, we could be regular system calls, हम जैसे कि रेगुलर सिस्टम कॉल्स कर रहे होते हैं नॉर्मली, जैसे कि सच एज क्लॉक। ये क्लॉक इसलिए होता है कि आप अपने देखना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हुआ कितना इससे टाइम लिया है, कितनी इसकी सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन होती है क्लॉक रेट फाइंड आउट करना, टाइम देखना, गेटिंग टाइम ऑफ डे, ये मतलब उसने कितना टाइम लिया है ऑफ होने में या कंप्लीट होने में। दस द मेजर ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम पॉइंट टू L1 and point L2 in the code. We might have a construction such as, so यहाँ पे L1 है टाइम, ये पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर के साथ लगाते हैं कि इसको मेमोरी दे दी गई है T1, मेमोरी दे दी गई है, इसको जो टाइम दे दिया गया इसको भी T2 मेमोरी दे दी गई है। ये स्टार्टर टाइम है, ये स्टॉपर टाइम है। ठीक है, ये स्टार्ट वाला टाइम है, ये आपका स्टॉप वाला टाइम है। यहाँ से मूव होते हुए elapsed टाइम क्या होता है, डिफरेंट टाइम T2 और T1, मतलब दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना, इनका स्टार्ट टू स्टॉप डिफरेंस फाइंड आउट करना, ये होता है आपका